नमस्कार, रेसन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर है संचार क्षेत्र से। टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से ई और वी स्पेक्ट्रम बैंड को लाइसेंस रहित करने की बजाय उनकी नीलामी करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम का संरक्षक और प्रबंधक है और स्पेक्ट्रम के आवंटन, लाइसेंसिंग और मूल्य निर्धारण संबंधी रूपरेखा पर निर्णय लेता है। वायरलेस सेवाओं को निर्दिष्ट बैंडों पर प्रदान किया जाता है जो लाइसेंस के साथ या लाइसेंस रहित हो सकते हैं। बिना लाइसेंस वाले बैंड में सेवाएं जैसे कि वाईफाई कम खर्चीले होते हैं क्योंकि यहाँ स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। आपको बता दें कि ई और वी बैंड को लाइसेंस मुक्त करने से लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे स्पेक्ट्रम के अधिग्रहण, लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और राइट ऑफ वे जैसी विभिन्न लागतों का शुल्क वहन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ई बैंड और वी बैंड में वायु तरंगें लगभग 1000 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति से डेटा संचारित कर सकती हैं। ई और वी बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग वॉइस और डेटा सेवाओं के लिए उच्चतम क्षमतावान एक्सेस स्पेक्ट्रम और साथ ही साथ बैकहॉल लिंक स्पेक्ट्रम दोनों में किया जा सकता है। दरअसल बैकहॉल एक नेटवर्क है जो सेल स्थलों को केंद्रीय एक्सचेंज से संबद्ध करता है। ये 4G और 5G सेवाओं द्वारा प्रस्तावित उच्च प्रवाह क्षमता के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। अगली खबर महिला स्वास्थ्य से संबंधित है। हाल ही में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन योजना को लेकर एक पूर्ण, उत्तरदायी एवं जवाबदेह स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देने की बात की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के जलपान, उत्तरदायित्व, सहभागिता कार्यक्रम में सुमन योजना के महत्व को रेखांकित किया है। आपको बता दें कि PMNCH यानी पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के लिए विश्व का सबसे बड़ा गठबंधन है जो 192 देशों के 1000 से अधिक भागीदार संगठनों को एक मंच प्रदान करता है। ये भागीदारों को रणनीतियों को साझा करने, उद्देश्यों और संसाधनों को समेकित करने और विभिन्न हस्तक्षेपों पर सहमत होने में सक्षम बनाता है। PMNCH बोर्ड के उपाध्यक्ष भारत और यूनाइटेड किंगडम है। आइए अब जानते हैं सुमन योजना के बारे में। दरअसल ये योजना मातृ एवं नवजातों की निर्वार्य मृत्युओं को शून्य करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, प्रसूति के 6 माह के बाद तक माताओं और सभी रोगी नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत गर्भावस्था की जटिलताओं के मामले में शून्य व्यय प्रसव और C-सेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सुमन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को घर से लेकर स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक तथा केंद्र से ही घर तक भी निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाओं से वंचित करने के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। सेवाओं में कम से कम 4 प्रसव पूर्व चिकित्सा जांचें शामिल हैं। साथ ही प्रथम तिमाही के समय जांच, आयरन, फॉलिक एसिड अनुपूरण, टिटनेस, डिप्थीरिया इंजेक्शन आदि दिया जाना भी शामिल है। अगली खबर ट्रांसजेंडर से संबंधित है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 जारी किए। इन नियमों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उभयलिंगी व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करके और उनके लिए कल्याणकारी प्रावधानों का सृजन करके उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का गठन किया था। आइए अब जानते हैं इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं। नए नियमों के तहत जिला मजिस्ट्रेट आवेदक द्वारा दायर एक शपथ पत्र के आधार पर किसी भी चिकित्सकीय या शारीरिक जांच के बिना किसी व्यक्ति के लिंग को प्रमाणित करेगा। उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र द्वारा सृजित की गई योजनाओं और कल्याणकारी उपायों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। उभयलिंगी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा शैक्षिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं, कल्याणकारी उपायों आदि की समीक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों को उनके दायरे के अंतर्गत आने वाले किसी भी सरकारी या निजी संगठन या निजी और सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति भेदभाव के निषेध के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील अवसंरचना जैसे कि अस्पतालों में अलग वार्ड और शौचालयों का निर्माण कार्य नियमों के अधिसूचित होने के 2 वर्ष के अंदर पूर्ण किए जाने चाहिए। साथ ही राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की जांच करने के लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करना होगा।
अगली खबर नमामि गंगे मिशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण और उन्नयन शामिल है। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी के पुनरुद्धार में सहायक 4 प्रमुख रणनीतियों को रेखांकित किया है। इसके तहत अपशिष्ट जल को नदी में बहने से रोकने के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का नेटवर्क निर्मित किया जाएगा। इसके अलावा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का निर्माण अगले 10 से 15 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। नदी के तट से सटे 100 बड़े कस्बों या शहरों तथा 5000 गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। नमामि गंगे गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। आइए अब आपको बताते हैं मिशन के मुख्य स्तंभ। इसके तहत रिवर फ्रंट का विकास, जलीय जीवन और जैव विविधता का संरक्षण, अपशिष्ट उपचार क्षमता निर्माण, वनीकरण, औद्योगिक और बहिस्राव निगरानी यानी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, गंगा ग्राम विकास आदि शामिल है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और इसकी राज्य समकक्ष योजनाओं जैसे कि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन में कई समस्याएं भी हैं, जैसे पुराने अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के पुनर्संचालन में निराशाजनक प्रदर्शन, गंगा में निम्न जल प्रवाह स्तर, निम्न स्तरीय गाद प्रबंधन, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव आदि। अगली खबर धन शोधन मामले से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में परिचालन बंद किया। हाल ही में सरकार ने धन शोधन के कथित आरोपों और विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम FCRA के संदिग्ध उल्लंघनों को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को भारत में अपने परिचालन को निलंबित करना होगा। भारत में FCRA के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों को दान की गई विदेशी निधियों की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। FCRA को स्वैच्छिक संगठनों में विदेशी धन के प्रवाह को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था, ताकि इस प्रकार के धन की किसी भी संभावित तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग होने से रोका जा सके। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसके 3 सहायक संगठनों को FCRA के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है, जबकि विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए नागरिक समाज समूहों, संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए ये एक पूर्व आवश्यकता है। कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत पंजीकृत हैं तथा वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित हैं और विभिन्न संघों को विदेशी धन वितरित करना जारी रखे हुए हैं। अतीत में ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए गृह मंत्रालय को शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। हाल ही में सरकार ने विदेशी अभिदाय अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए FCRA 2010 में संशोधन करने के लिए विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक FCRA 2020 भी प्रस्तुत किया गया है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा वर्ष 2019 की भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्ष 2018 से 19 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं और असम में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की उच्चतम दर दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश मामलों में पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता के मामले सामने आए हैं। भारत में वर्ष 2019 में प्रतिदिन औसतन 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध 7.3% बढ़ गए हैं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं और ओवरड्राफ्ट नियमों का 6 महीने के लिए विस्तार किया। ये दोनों छूट राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को अल्पकालिक चल निधि असंतुलन के निवारण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है। अर्थोपाय अग्रिम योजना वर्ष 1997 में सरकार की प्राप्तियों और भुगतान में असंतुलन को समाप्त करने के लिए प्रारंभ की गई थी। सरकार आवश्यकता होने पर भारतीय रिजर्व बैंक से तत्काल नकद सहायता का लाभ प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसे 90 दिनों के अंदर वो राशि लौटानी होगी। ब्याज दर मौजूदा रेपो दर के अनुसार होगी। यदि अर्थोपाय अग्रिम 90 दिनों से ज्यादा हो जाता है तो इसे ओवरड्राफ्ट के रूप में माना जाएगा। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रेपो दर से 2% ज्यादा होती है।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा समय का उपयोग सर्वेक्षण किया गया। टाइम यूज सर्वे यानी TUS। टाइम यूज सर्वे का उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों, महिलाओं और व्यक्तियों के अन्य समूहों की भागीदारी का मापन करना है। आइए अब जानते हैं समय का उपयोग सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष। सर्वेक्षण के अनुसार केवल 38.2% आबादी रोजगार और अन्य संबंधित गतिविधियों में भाग लेती है और इसमें प्रत्येक दिन औसतन 429 मिनट व्यय करती है। 57.3% पुरुषों की तुलना में केवल 18.4% महिलाएं रोजगार गतिविधियों में भाग लेती हैं और केवल 14% पुरुष प्रतिदिन औसतन 76 मिनट व्यय करके घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक देखभाल संबंधी सेवाएं देते हैं। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तंत्र यानी इको सेंसिटिव जोन्स। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने 6 राज्यों द्वारा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को 6386.65 वर्ग किलोमीटर तक कम करने के आग्रह पर चिंता व्यक्त की है। ये 6 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत औद्योगिक प्रदूषण और अविनियमित विकास को संरक्षण प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक परिदृश्यों, जैव विविधता, वन्य जीवन, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के लिए विशेष संरक्षण और विकासात्मक गतिविधियों का विनियमन और इको सेंसिटिव जोन में सतत विकास सुनिश्चित करना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए दूसरे राष्ट्रव्यापी सेरो सर्वेक्षण के निष्कर्ष। एक सेरो सर्वेक्षण के तहत जिला स्तर पर नवीन कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए व्यक्तियों के समूह के रक्त सीरम का परीक्षण किया जाता है। इस सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों के मुताबिक अगस्त के अंतिम पखवाड़े तक भारत की 7% वयस्क आबादी के कोरोना वायरस के संपर्क में आने की संभावना थी। वहीं शहरी मलिन बस्तियों में अनुमानित व्यापकता 15.6% थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में गैर मलिन बस्तियों में ये 8.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.4% थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO निर्धन देशों के लिए त्वरित परीक्षण किट जारी करने को तत्पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कोरोना वायरस के लिए त्वरित परीक्षण किट तैयार करने के लिए उसकी $600 मिलियन की योजना से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को परीक्षण करने में सक्षम बनाया जाएगा। ये किट प्रचलित पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्वैब परीक्षणों की तुलना में तीव्रतर, अधिक सरल और लागत प्रभावी है, परंतु अल्प संवेदनशील है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी NCRPB के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसे PMIS के रूप में जाना जाएगा। इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्रगति और ऋणों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। PMIS परियोजनाओं की समीक्षा और प्रबंधन में सरलता लाएगा और नागरिकों को फीडबैक देने के लिए जानकारी एवं अवसर प्रदान करेगा। NCRPB राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान करता है तथा बाजार से बॉन्ड के माध्यम से या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एजेंसियों से वहनीय दर पर ऋण लेकर इन परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था भी करता है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी डिस्क 4 का उद्देश्य रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX के पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना है। IDEX पहल को वर्ष 2018 में देश में नवाचारों को प्रोत्साहित और पोषित करने तथा एक प्रभावी रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी डिस्क 4 के तहत सशस्त्र बलों की 11 चुनौतियों को संभावित स्टार्टअप अन्वेषकों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए खुला रखा गया है, ताकि वे इस क्षेत्र के लिए इनोवेटिव विचार प्रदान कर सकें। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।